विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया हैप्पी जर्नी की रेसिपी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबर आपने देखी। ये सवाल रोजाना हम पूछते हैं इसी वक्त पर, क्योंकि कुछ खबरें होती हैं छूट जाती हैं और कुछ खबरें अपडेट हो जाती हैं। तो उन अपडेट खबरों को जानने के लिए बिल्कुल सही समय यही होता है। चलिए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मोकामा में दुलालचंद हत्या के बाद पुरानी यादें ताजा हो गई। टाल का वो इलाका जहां अरसे पहले वर्चस्व को लेकर बाहुबली भिड़ जा रहे थे, आज वही हो रहा है। बिहार के हर मंच से सुशासन की दुहाई देकर अपने पाले में वोट करने की जुगत में जुटा एनडीए इस कांड के बाद बैकफुट पर है। बात अब एफआईआर के आगे अनंत पर एक्शन की हो रही है। आखिर गिरफ्तारी कब होगी? कौन सा राजनीतिक संरक्षण पक्ष और विपक्ष को अनंत सिंह का नाम लेने से रोक रहा है? यह भी सवाल है। सवाल बाहुबली से बिहार की पहचान होने को लेकर है, क्योंकि बिहार हमारा आपका है, ना कि किसी बाहुबली का। और अगर बात बाहुबली की ही है तो असली बाहुबली तो जनता है, जिसके पास वोट का अधिकार है। को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे? कुछ लोग धन पशु और अपराधी को टिकट देंगे तो आप क्या रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बिहार में जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सत्ता में बैठे हैं, बिहार में सुशासन राज की हुंकार भर रहे हैं, उसकी एक बानगी भी देख लीजिए। मोकामा में दिन दहाड़े जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव को पहले गोली मार दी गई, फिर उन्हें गाड़ी से नीचे कुचला गया, वो भी सैकड़ों लोगों के बीच। लेकिन नीतीश की पुलिस और सुशासन दोनों ही गायब दिखे। नीतीश कुमार बिहार में बदलाव की चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यही है, बिहार में माफिया और बाहुबलियों का आज भी बोलबाला है। आज भी बिहार में माफिया और बाहुबली सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ऐसा से मारा है हाथ पर। जब लालू की सरकार थी तो उस दौरान भी सत्ता संरक्षित माफियाओं ने खूब आतंक मचाया, और आज नीतीश सरकार में संरक्षित माफिया खुलेआम खून की होली खेल रहे हैं। दुलारचंद की हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है। पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सत्ता के संरक्षण की बदौलत अभी तक पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पाए। उल्टा अनंत सिंह मीडिया के सामने आकर खुद को पाक साफ बता रहे हैं और इस जघन्य घटना के पीछे सूरज भान की साजिश बता रहे हैं। यानी अब यह मामला बाहुबली वर्सेस बाहुबली होता जा रहा है। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा। इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा
निर्णय लेते हैं। बिहार के मोकामा में चुनाव के वक्त हुई इतनी बड़ी घटना पर सत्ता पक्ष में सन्नाटा है। जो कुछ कोई अगर बोल रहा है तो वो दबी जुबान में जांच के बाद कार्रवाई की फॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि किसी में भी अनंत सिंह का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं है। बिहार में बाहुबलियों का ऐसा दबदबा आज भी कायम है, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते हैं। देखिए, जो घटना घटी है यकीनन वो दुखद है, पर मैं मानता हूँ कि जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगी। जो हुई है घटना उसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी। अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी। अब कौन अपराधी हैं, अपराधी को जब समझा जाएगा कि कौन है, उसके बाद कार्रवाई होगी। मोकामा हत्याकांड पर सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष के नेताओं में भी अनंत सिंह का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि जिस पार्टी के समर्थक की हत्या हुई उसके मुखिया प्रशांत किशोर भी अनंत सिंह का नाम खुलकर नहीं ले पा रहे। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। बिहार की सियासत अब खूनी रंग लेती नजर आ रही है। दुलार चंद यादव के समर्थकों में भारी आक्रोश है। दुलार चंद की शव यात्रा के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी भी शव यात्रा के हिस्सा बनी। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दुलार चंद के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान पप्पू यादव ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो हत्या नहीं होगी। सारे माफियाओं को दिए हुए हैं आप। धन पशु और अपराधी को टिकट देंगे तो आप क्या रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अब क्या उम्मीद कीजिएगा, गोली नहीं चले। हाँ, गोली चलने के लिए पैदा ही हुआ है। ये बिहार की जनता बिल्कुल कभी किसी टेकारी में हमला हो जाता है, कभी महतों पर हमला हो जाता है। क्या है वो? मोकामा में दुलार चंद की हत्या ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विपक्षी दल नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश सरकार मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। चुनाव के वक्त सरकार के सामने ये घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए, डबल मर्डर हुआ है, बहुत तरह की चुनाव समय हिंसा का घटना आ रहा है। खास तौर पे आप देखिए कल मोकामा में किस तरह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किस तरह से हमारे दुलार चंद यादव जी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, गाड़ी से उनके ऊपर चढ़ाई गई है। तो लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी हैं ना, अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। बिहार में जब भी कोई बड़ा नेता प्रचार करने आता है तो सबसे पहले जंगल राज की याद दिलाता है, जनता को लालू राज का डर दिखाता है। हालांकि तब के बिहार और अब के बिहार में ज्यादा कुछ अंतर नजर नहीं है। बाहुबली और माफियाओं को तब भी सत्ता का संरक्षण मिलता था और अब भी सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जिसकी बदौलत बिहार में अपराध का ग्राफ कम नहीं हो पा रहा। अब देखना है कि नीतीश सरकार चुनाव के वक्त हुई इस घटना पर क्या कुछ एक्शन लेती है। क्या अनंत सिंह को दोबारा सत्ता में लाने वाले नीतीश कुमार की सुशासन वाली साख बची रह पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत से बातचीत में बाहुबली सूरजभान सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पुलिस जांच करे, अदालत फैसला करे, चुनाव में जनता ही फैसला करेगी।
मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सियासत गर्म है और इस मामले में उनके जो परिजन हैं वो आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं और अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर ये आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। धन्यवाद। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और नाम आपका अनंत सिंह रख रहे हैं, और क्या कहेंगे इस मामले में? अरे इस पर हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बोलने का सब आज़ाद है। आप तो सच्चाई को लाइए सामने में, आप अपने चैनल से लाइए, सच्चाई जमीन पे लाइए कि मेरे देश का संविधान कैसे बचे, मेरे देश में ऐसी घटना ना हो जिन पर पूर्ण भारत विश्वास करता। सबसे महापर्व है इनके मालिक से, जैसे कि अपने साख किस तरह आम देश में और कैसे उन पे बढ़े, इस चीज को आप सामने लाइए। वीना जी भी उम्मीदवार हैं इस चुनाव में और हमने देखा कि आज पूरे दिन दुलार चंद यादव की जब शव यात्रा हो रही थी वहां पर ट्रैक्टर पर मौजूद थी। देखिए, जब क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है। और रह गई सवाल, एक आदमीता चीज है, यहाँ से उम्मीदवार किसी दल में हो, एक यहाँ से 90 के दशक से राजनीति कर रहे थे। ये सारी उम्मीदवार, एक नहीं, हम नहीं, सब उम्मीदवार को जाना चाहिए और मेरे राज्य के सभी उम्मीदवार कैसे सुरक्षित रहनी चाहिए, कैसी ऐसी घटना ना हो। इस पे सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, समापन बना के, सबसे बड़ा महापर्व है जो इलेक्शन कमीशन है, उनकी अपनी, उन पर पूरे देश की साख है, वे अपनी साख को किस तरह से ले जाए, इस चीज को सामने जिससे की आनी चाहिए। ऐसी घटना ना हो, ऐसी चीज को कानून बननी चाहिए, ये मेरा कहना है। इस मामले में चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है, क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे? देखिए, पूरे राज्य जैसे कि डीजीपी बहुत बड़ी पद होती है, डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ी पद होती है, इन सबको जवाबदेही है। और डीजीपी जी से रिपोर्ट मांगे थी, कोई बड़ी चीज नहीं है। चुनाव आयोग अगर मांगे हैं तो इस पे देश की भरोसा बढ़ा, डीजीपी सही रिपोर्ट देंगे, देश का भरोसा बढ़ेगा। राज्य का तो बात है, पूरे देश इस चीज को देख रहा है, इस पे मेरा नो कमेंट, सब अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ, आप क्या कहेंगे? इस पे डीजीपी जाने, सरकार जाने, चुनाव आयोग जाने, इसमें मुझे जो उचित बुझाया सो बोले, ये सब इनका सबका काम है। और बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि मुझे नहीं पता इसके पीछे अनंत सिंह का हाथ है या नहीं, जो भी जिम्मेदार हो कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर हो। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। जी नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। पप्पू यादव जी, सबसे पहले आप पहुंचे कल मोकामा, पटना से 100 किलोमीटर दूर मोकामा आप सबसे पहले पहुंचे और वहां पर ये जो घटना होती है, जो मर्डर होता है, वहां पर आप जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। किस तरीके से देखते हैं, कौन इसके पीछे दोषी है पप्पू यादव की नजर में? देखिए यहाँ कोई यादव भूमिहार का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ कोई, हर आतंक में एक ही व्यक्ति का नाम, हर घटना में। अभी कुछ दिन पहले घर पर चढ़ के भूमिहार के 2 लड़कों को मारने का प्रयास किया गया, उसमें जेल गए, तुरंत निकल गए। कितने, इसके पहले विवेका पहलवान के पूरे खानदान को इसने मरवाया, वो भी भूमिहार समाज के थे। ये जो आतंक है, ना तो धानुक के खिलाफ है, ना तो यादव के खिलाफ है, ना भूमिहार के, ये सभी के खिलाफ है। ये आतंक किसी के नहीं है। एक बच्चे, पिंटूस यादव बच्चा था, पिंटूस यादव एक बच्चा था जिसकी हत्या इन्होंने बहुत दिन पहले कर दी थी। मैंने यात्रा निकाला, यात्रा निकालने के बाद आनंद फानन में सभी लोग सक्रिय हुए, ये जेल गए, कपड़े पकड़ाए गए। बाद में हमारे ये उस दल से इस दल में आए, उनको टिकट मिली और फिर सारे यादवों ने इनको वोट दे करके विधायक बना दिया। ये यादव की दुश्मनी किसी भूमिहार से या किसी राजपूत की दुश्मनी किसी भूमिहार से, ये सामाजिक स्तर पर तनाव कहीं ना कहीं रहता है, वो अलग बात है। पप्पू यादव जी, आपने ये कहा कि बाहुबलियों को टिकट देंगे तो हत्या तो होगी ही ना, यहाँ पर अब बाहुबली किसे कह रहे हैं? वही बात कह रहा हूँ मैं, वही बात कह रहा हूँ। एक लोगों को कोई हक दे तब ना। आप चले जाइए
सीधा गोपालगंज पप्पू पांडे या वहाँ और भी लोग, आप सीधा उठा के देखिए, चले जाइए धूमल, चले जाइए कहीं सलंदर, कहीं चलिए हम मोकामा में रहते हैं, अभी वहां नहीं जा रहे हैं, अभी मोकामा में रहते हैं पप्पू यादव जी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूँ कि सारे लोगों ने किस तरीके से अपराधी, माफिया, धनपशु और बाहुबलियों को टिकट दिया है। पप्पू यादव जी, अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अनंत सिंह का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, कोई जौहरी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि पहले कहा कि दो भूमिहारों के बीच में क्या हत्या हो गई। मैं किसी दो भूमिहार या ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति मुझे नहीं आती। ये सोची समझी साजिश के तहत जो आप कह रहे हैं, जो एक पार्टी के लोग कह रहे थे, चले जाइए महाराजगंज में कितना उन पर मर्डर, कितनी घटना है। ये जनस्वराज के लोग उन्हीं को टिकट दिए हैं। मेरा सवाल राजनीति है ही नहीं, मेरा सवाल आज भी गोली। तो इस पूरे मसले पर पप्पू यादव का अपना ही तर्क है, वो जाति विशेष पर आधारित नहीं है। उनका बयान कुछ ऐसा ही कहता है। इधर बिहार चुनाव के लिए आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया तो सियासी हंगामा मच गया। बीजेपी घोषणा पत्र को विकास का ब्लूप्रिंट बता रही है, तेजस्वी यादव उसे जुमला बता रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में वादों की बौछार जबरदस्त तरीके से हो रही है। करोड़ों सरकारी नौकरियां देने का दोनों ही तरफ से वादा और दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये वादे दावे पूरे हो पाएंगे? गुणागणित करना आपका काम है। जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए। जिस प्रकार का ये मैनिफेस्टो आया है वो बहुत ही प्रभावी है, तो एनडीए का बहुत बहुत अभिनंदन। शराब पुरानी बोतल नहीं। जो बात 11 साल आप बोल रहे हो, 11 साल के बाद आप बोल रहे हो, आपका कौन सा संकल्प? आप तो जुमलेबाजी की बात करते हो। राजधानी पटना में मंच सजा था। एक एकड़ एनडीए के दिग्गज नेता जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मंच पर आए, संकल्प पत्रों को हाथ में उठाया। कुछ मिनट में ही बिहार में नए संकल्पों का वादा कर चुनावी मैदान में लौट गए। इतिहास बन गया है कि 26 सेकंड में अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब तीनों आए थे और 26 सेकंड रुके चले गए। उनके डिप्टी सीएम जो बाद में उसको पढ़ रहे मैनिफेस्टो को। इसके मायने है कि इनका मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं है। जो परंपरा होती है मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने। इनका कमिटमेंट मैनिफेस्टो में नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। कमिटमेंट होता सब बैठ के एक्सप्लेन करते। एनडीए का संकल्प पत्र, एनडीए के पेट में दर्द, तेजस्वी का प्रण, छिड़ा सियासी रण, विकास का ब्लूप्रिंट या जंगल राज का हिंट। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज बिहार के लिए चुनावी घोषणा पत्र रिलीज कर दिया। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। सबसे पहले आप एनडीए के संकल्प पत्र की मोटी बातें जान लीजिए। एनडीए के संकल्प पत्र के मुताबिक बिहार में फिर से सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा। ईबीसी जातियों को भी 10 लाख तक की मदद दी जाएगी। गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। गरीबों के लिए 50 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे और साथ ही मुफ्त राशन और 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। नए बिहार का विकास का एक स्वरूप, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहें या उसके नाम कोई भी दें, तो ये आज जो उसमें रोजगार भी है, किसानों का भी है, औद्योगिक का भी है, शहरों को नवीकरण करने का है। ये एक नए बिहार के विकास का प्रारूप है। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार।
बिहार की सियासी बयार में वादों की जबरदस्त बौछार है। महागठबंधन ने भी हाल के दिनों में अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तेजस्वी यादव ने हर परिवार में एक सरकारी नौकरी से लेकर फ्री बिजली और स्वास्थ्य से जुड़े बड़े बड़े वादे किए थे। उन्हीं दावों और वादों पर आरजेडी चुनावी मैदान में है, लेकिन एनडीए के वादे तेजस्वी को जुमले लग रहे हैं। क्या यही सियासत का असली चरित्र है? एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। तेजस्वी यादव एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का जो वादा कर रखा है, उस पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप कैसे तंज कस रहे हैं, जरा सुनिए। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया गया है, आज 1 करोड़ नौकरी रोजगार का दावा किया गया। तो अभी तो चुनाव चल रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि बात बिहार के विकास की है, 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे को घोषणा पत्र के वादों दावों पर घेर रहे हैं। ऐसे में दोनों घोषणा पत्रों के बीच का फर्क आपको भी समझना होगा। एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो महागठबंधन ने 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी। एनडीए ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे हैं, तो तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर 2500 रुपए देने का वादा हो रहा है। एनडीए 125 यूनिट फ्री बिजली देगा, तो महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। यहाँ का नेतृत्व विश्वास का नेतृत्व है। संकल्प पत्र पे बिहार की जनता का भरोसा रहेगी। बिहार में जितने दल उतने वादे, इसलिए जनता को हर सरकार के पुराने वादे स्कैन कर लेने चाहिए। कितने किए गए थे, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और वोट की ताकत से ही बिहार में विकास की गाड़ी को सरपट दौड़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महुआ से चुनाव लड़ रहे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी आरजेडी उम्मीदवार का प्रचार करने महुआ जा रहे हैं। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि वो महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। तेजस्वी यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। तेजस्वी यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात, बिहार में धुआंधार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि कैसे यूपी के सभी माफिया और बाहुबलियों की फौज को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। संकेत साफ था, अगर एनडीए की सरकार बिहार में आई तो यूपी जैसा ही नजारा बिहार में भी दिखेगा। योगी आदित्यनाथ का इशारा बिहार के जंगल राज की तरफ था, जिससे परेशान होकर नीतीश कुमार का विकल्प बिहार की जनता ने चुना था। एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई है। समीकरण एमवाई का हो या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण का, योगी का प्रभाव ऐसा है कि जहां भी जाते हैं जीत की गारंटी तय हो जाती है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार में सियासी बिसात पे चुकी है। हर दल बिहार का दंगल फतह करने में जुटा है। बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार की सियासी लड़ाई में उतर गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में हुंकार भरी। सीएम योगी ने सिवान की धरती से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का आह्वान किया। इस दौरान योगी ने रघुनाथपुर विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ खानदानी माफिया यहां कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उनका सिर कुचलना है। खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। सीएम योगी का सीधा हमला शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर था, क्योंकि लालू राज में पूरे सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। शहाबुद्दीन के गुंडागर्दी और माफियागिरी की बदौलत यहां की सारी सीटें आरजेडी के खाते में आती थी। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अब अपने पिता की विरासत संभालने के लिए राजनीति में उतरा है। आरजेडी ने ओसामा को रघुनाथपुर सीट से टिकट दी है। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 25% है, जबकि यादव 10%। एमवाई समीकरण की बदौलत यहां से आरजेडी के हरिशंकर यादव लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन ओसामा के लिए हरिशंकर यादव ने रघुनाथपुर सीट छोड़ दी। ऐसे में रघुनाथपुर समेत पूरे सिवान में सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। आरजेडी सिवान समेत रघुनाथपुर सीट पर एमवाई समीकरण की बदौलत बढ़त बना रही है, तो वहीं बीजेपी ने अब आरजेडी का पूरा खेल पलटने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी इन सीटों पर आरजेडी के एमवाई की काट में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, जिससे यहां का चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा सके। बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व के सबसे बड़े फेस योगी ने कमान संभाल ली। योगी एक तरफ माफियाओं पर अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के युवाओं और प्रतिभा की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली, तब तब विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। हरियाणा चुनाव में योगी की 14 रैलियां हुई, जिनमें 9 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 64% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, जिनमें 11 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। दिल्ली में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 11 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 79% रहा। अब योगी बिहार के सिवान में हैं, जहां उन्होंने लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिला दी है। योगी ने लालू पर चारा घोटाले को लेकर अटैक किया। सिवान में चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने अपराधी और माफियाओं को सपा का शागिर्द बताया और सपा की तुलना आरजेडी से कर दी। योगी ने साफ कहा कि दोनों दल यूपी और बिहार में माफियाओं के संरक्षक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे।
बीजेपी ने सिवान की सियासी लड़ाई जीतने के लिए अपने सबसे बड़े धुरंधर को मैदान में उतार दिया, क्योंकि योगी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। ऐसे में अब देखना है क्या सिवान की जनता योगी पर भरोसा करेगी, क्या बीजेपी आरजेडी के एमवाई की काट में हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करने में सफल हो पाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी सिवान समेत रघुनाथपुर का पूरा सियासी गेम पलट देती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है और इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया के समर्थन में रैली को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। जनसभा में सीएम मोहन यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में यह उनका 7वां दिन का दौरा है और चुनाव में एनडीए की जीत का वातावरण है। मोहन यादव ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से उनका अलग संबंध है। बिहार के गया में उनकी कुलदेवी हैं। मोहन यादव ने कहा कि बिहार सम्राट अशोक के कार्यकाल के लिए भी पहचाना जाता है। अशोक के सुशासन की मिसाल दुनिया याद करती है। चारों तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वातावरण बना हुआ है, जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वाकई 20 साल के अंदर एक नेता पूरा 55 साल का पूरा पलटा करते हुए जिस प्रकार का माहौल बनाते हैं, मैं मान के चलता हूं जब बिहार की धरती पे आता हूं तो मुझे एक अलग प्रकार का संबंध अपने से भी जुड़ता दिखाई देता है। बिहार गया जी में हमारी भी कुलदेवी है, इसलिए बिहार से मेरा एक विशेष रिश्ता है, अलग प्रकार का रिश्ता भी। चलिए अगली खबर है कि मुंबई में ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य पुलिस के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, कई सवाल हैं। पुलिस अब तमाम कड़ियों को जोड़ रही है। दूसरी तरफ बंधक बनाए गए बच्चे भी सामने आ रहे हैं और अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। देखिए। तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाकर हड़कंप मचाने वाले रोहित आर्य को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि रोहित के इरादे कितने खतरनाक थे। वो किस तरह की धमकियां बच्चों के परिजनों को दे रहा था। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला है कि रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने से पहले आर्य स्टूडियो की खिड़की और दरवाजों पर सेंसर लगा दिए थे। पुलिस अंदर घुसने की कोशिश ना करे इसलिए रोहित ने मोशन डिटेक्टर भी लगाए थे। रोहित ने सीसीटीवी के सारे एंगल भी एक तरफ ही मोड़ दिए थे। रोहित ने कुछ बच्चों के मुंह पर टेप भी चिपका दिया था। रोहित आर्य के साथ काम करने वाले रोहन अहीर को आज मुंबई पुलिस आर्य स्टूडियो लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस का दावा है जब रोहित ने बच्चों को बंधक बनाया था तब रोहन अहीर भी स्टूडियो के अंदर ही था। रोहन अहीर बतौर कैमरामैन रोहित के साथ काम करता था। बंधक बनाए गए प्रिंस तिवारी ने खुलासा किया है कि ऑडिशन के लिए रोहित आर्य ने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए थे, लिखित ग्रुप, स्टूडियो और एग्जिट ग्रुप। रोहित बच्चों के माता पिता को स्टूडियो के अंदर नहीं जाने देता था। ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे दूसरे दिन बुलाया 11 बजे और बोले कि ट्रेनिंग सेशन है। और रोहित आर्य अंकल ने तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। सारे बच्चों को ऊपर वहाँ पे ऊपर वाली मंजिल पे बैठाया था। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। रोहित आर्य इतना शातिर था कि ऑडिशन के बाद उसने बच्चों को किडनैपिंग का एक रिहर्सल कराया ताकि कोई भी बच्चा या फिर बच्चों के परिजन उसकी चाल ना समझ पाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सचिन जाधव की 12 साल की बेटी भी ऑडिशन देने के लिए आई थी। सचिन जाधव ने बच्चों को बंधक बनाने की रूह कपाने वाली दास्तान सुनाई। सचिन ने भी बातचीत में कई खुलासे किए। पूरे देश को सन्न कर देने वाले किडनैपिंग कांड के बाद रोहित का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है।
ये वीडियो तब का है जब रोहित ने अपने टेंडर वाले पैसों के लिए आमरण अनशन किया था। इस दौरान रोहित की तबीयत बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गया था। आर्य स्टूडियो से बच्चों की रिहाई के वक्त पुलिस का रोहित से सामना हुआ। पुलिस की गोली लगने से रोहित घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन रोहित आर्य अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। रोहित के आरोप कितने सही हैं? रोहित की लड़ाई वाजिब थी तो क्या तरीका भी वाजिब था? अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को बंधक बनाना क्या रोहित को सबसे आसान तरीका लगा? और क्या रोहित को किसी फिल्म से ऐसा कदम उठाने की प्रेरणा मिली थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर सतना से सांसद गणेश सिंह को आखिर किस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया? 1 मिनट की रिपोर्ट। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने सांसद महोदय पर सवालों की बौछार कर दी है। दरअसल सतना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान सिमरिया चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। माल्यार्पण के लिए क्रेन बुलाई गई, जिस पर चढ़कर सांसद महोदय को बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था। लेकिन इसी दौरान नगर निगम की क्रेन मशीन पर ऊपर चढ़ते हुए साहब सीटिंग केबल में फंस गए और बीच में अटक गए, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सांसद फंसे हुए हैं। इसी बीच क्रेन ऑपरेटर उन्हें उतारने के लिए कहता है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे क्रेन ऑपरेटर सांसद गणेश सिंह से नीचे उतरने के लिए कह रहा है। लेकिन उसके बाद सांसद महोदय ने क्या किया? ऑपरेटर का हाथ खींचा और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ा। ऑपरेटर सांसद की मदद करने की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन सांसद का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने न आप देखा न ताप, सीधे ऑपरेटर को थप्पड़ ही जड़ दिया। आसपास खड़े लोगों ने ये घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और सांसद के इस दुर्व्यवहार पर सवाल भी खड़े किए। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। खेसारी लाल यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। कहा है कि तेजस्वी की सरकार आई तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तमाम सवाल होंगे, जवाब देने के लिए खुद खेसारी लाल यादव यहाँ पे मौजूद है। शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके शेड्यूल से। कितना मुश्किल है फिल्म की शूटिंग करना और चुनाव प्रचार करना? इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको प्रणाम। और जो आसान है वो काम नहीं। और अपने परिवार के लिए अगर कुछ करता है ना तो आदमी हमेशा से परेशान ही रहता है। जिम्मेदारी अगर आपको ज़्यादा मिलती है ना तो लड़ना भी आपको ज़्यादा ही पड़ता है। पहले मैं अपने कुछ बच्चों को जो गोद लिया था उनको पढ़ाता था। अब मुझे लगता है कि पूरे छपरा के बच्चों के लिए मुझे सोचना है। तो एक पिता की तरह उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है तो कष्ट तो है, मुश्किल तो है। फिल्म की शूटिंग ज्यादा आसान लगती थी कि चुनाव प्रचार? क्योंकि अभी अब मैं देखती हूँ कि घिरे रहते हैं पूरे टाइम आप लोगों से, टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है आपका। तमाम लोग सुनने के लिए आते हैं, कहने के लिए आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। वो एक अलग दुनिया का चीज़ है, ये एक अलग दुनिया की चीज़ है। मुझे लगता है दोनों बहुत डिफरेंट है, बट करने वालों के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे करना आता है, इसलिए मेरे लिए हर वो चीज़ आसान है। मुझे लड़ना है और लड़के ही बड़ा होना है, इसलिए शायद ये भगवान ने मुझे भेजा है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर मेरा सब कुछ फाइनल हो गया और मैं ना नहीं कर पाया, तो ठीक है, ये भी एक मेरा फेस है। शायद भगवान चाहता था कि शत्रुघ्न यादव को भी दुनिया जाने। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्यों आए? कोई एक चीज, कोई एक जो चीज जहन में आती है? मैं पॉलिटिक्स ना कर पाऊंगा और ना ही हो सकती है और ना जीवन में होगा मेरे से। सच कर तो आप ही रहे हैं पॉलिटिक्स में, आज भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए लड़ना कोई जरूरी, लड़ तो मैं अपनी जिंदगी से भी लड़के यहाँ तक बड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खराब हो गई, बढ़ी ना। चुनाव अलग विषय हो गया और मेरी जिंदगी अलग विषय हो गई। बट यहाँ क्या है कि वहाँ मुझे पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए मुझे गाना सोचना पड़ता था। यहाँ पे मुझे सिर्फ छपरा के भविष्य के लिए और छपरा के बेहतर के लिए सोचना है। तो ये मेरे लिए बहुत, समझिए कि अब एक छोटा सी चीज़ें मिली है मुझे, वो बहुत बड़ा था। तो हर वो चीज़ बड़ा ही होता है। जब पहली बार करता है तो आदमी, मैं बहुत सारी सिस्टम को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जब ये लोग बातें करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे जीवन से तो ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन शायद अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, चीज़ों को समझूंगा। क्योंकि मुझे छपरा को बेहतर कैसे बनाना है, मुझे उस पर चर्चा करना है, उस पर बात करनी है और उसके लिए सोचना है। तो ठीक है, मुश्किल ये भी था, मुश्किल ये भी है
मुश्किल वो भी था। हाँ, शूटिंग में ये होता है कि शूटिंग में राजा की तरह करता हूँ। शूटिंग एक हीरो के तौर पे मैं वहाँ राजा रहता हूँ, बट मुझे लगता है कि चुनाव में राजा की तरह नहीं, एक नौकर की तरह लोगों का सेवा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, उस पार्टी पे बड़े आक्षेप लगे हैं बीते अतीत में। जंगल राज कहा जाता है, परिवारवाद, जातिवाद, ऐसे बहुत सारी बातें बीजेपी की ओर से कही जाती रही हैं। उस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं तो आपको तो एक तो वो चीज कैरी ऑन करनी पड़ रही होगी, क्योंकि जिस पार्टी से प्रत्याशी हैं आप, लोग आपको भी इस नजर से देखेंगे और आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के विधायक हैं या आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? और क्योंकि आरजेडी से टिकट मिलने के बाद आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई, साथ ही काउंटर करना लोगों को, बीजेपी के लोगों को काउंटर करना, अपना बताना भी पक्ष, कैसे करते हैं इसको? देखिए, मेरे कहने का मतलब ना कि जंगल राज बोल के इन लोगों ने इतना विलेन बना दिया बिहार को। इनके जंगल राज बोलने से सिर्फ एक नेता की छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार की खराब हो गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आदमी बिहार में आने से डरने लगा, और उसका रीजन सिर्फ चुनाव है और ये नेता है। कि इन लोगों ने इतनी जंगल राज बोल दी, इतनी बोल दी कि कोई आदमी को आज तक विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में, तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो जंगल राज था 20 साल पहले, तो अभी का बिहार कौन सा स्वर्ग बन गया है? अभी भी तो वही है। उद्योगपति को मार दिया जाता है, डीएम के आवास के सामने मार दिया जाता है। एक आदमी को अस्पताल, पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। 52 से 53 आज भी एक हत्या हुआ है। तो ये बताइए कि ये कौन सा राज है? हम इसको क्या नाम दें? हमें कोई बता दे। सच पूछिए तो एनडीए के पास उन्होंने कुछ बिहार को किया नहीं, बिहार को दिया नहीं। बिहार के रोजी रोजगार खत्म कर दिए, बिहार के लोगों को नौकर बनने पे मजबूर कर दिए, बाहर जाने पे मजबूर, अपने परिवार से दूर जाने पे, शिक्षा का स्तर कम कर दिया इन लोगों ने। अपनी इलाज तो कभी बेहतर यहाँ पे करा नहीं पाए, रीजन कि इन्होंने अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाई, तो हमारे लिए कहाँ से बनाएंगे? इन लोगों ने अपने बच्चों को तो बेहतर स्कूल दे दिया अपने पैसे के दम पे, लेकिन हम जब अपने बच्चों को इन्होंने बेहतर स्कूल बाहर दिया तो हमारे बच्चों के लिए बिहार में बना पाएंगे? ये नहीं बना। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इनके पास एक ही मुद्दा है, जंगल राज। जंगल राज आप इतने है ना, क्योंकि वो तो गिनवाते हैं कि भाई उस राज्य में वो था, लेकिन 20 साल से तो बिहार आपके साथ है ना भाई, बिहार की जनता आपके पास है, तो अभी भी जंगल राज ही है। अभी तो आपको बदल देना चाहिए। तो अभी जो आप किए हो वो दुनिया को बताओ ना, सिर्फ शब्दों से किसी को छोटा करना है। लोग हमारे यहाँ थे कि बाप दादा हाथी रख ले रहे तो सीकड़ लेके इंसान घुमाता। भाई जो हाथी वो समय थी, तो अभी सीकड़ लेके घूमोगे? तुम हाथी खरीदो ना, हाथी खरीद के बताओ कि हमने भी इस सीकड़ के लिए हाथी खरीदा है। नहीं, आज देखो ना आप, शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया इन लोगों ने। कि पहले हमारी बिहार जो होती थी आईपीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज पेपर लीक में हमारे बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले लोग मेहनत करके नौकरी पा लेते थे, आज लाठी से बच्चे मारे जाते हैं। आपने देखा होगा ना। इनके सरकार से बेहतर तो खान सर है कि कम से कम अपने हुनर और अपनी व्यवस्था से सारे बच्चों को आज शिक्षा भी दे रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल तो बनाई नहीं, वो आदमी कम से कम एक आदमी सोचिए कि इतने लोगों के विश्वास में आ गया, कैसे आ गया वो? और आज तक 20 साल में आप विश्वास में नहीं आए हमारे। सिर्फ आपने मुझे जंगल राज ही बोला, हिंदू मुस्लिम जंगल राज, सनातन, अधर्मी, ये वो। अरे भाई कब तक चलेगा ये? आप जो किए हो वो कोई नहीं गिनाते कि आपने क्या किया है। 5 साल बहुत बेहतर था बिहार। नीतीश जी जब पहली बार आए थे, उस 5 साल में मैं उनकी तारीफ करूंगा, नो डाउट, उन्होंने बेहतर किया था प्रशासन लेवल पे। तो अगर हम कोई भी चीज किसी के हाथ में देते हैं तो क्या बर्बाद करने के लिए देते हैं? मुस्कुराए लड़ाए जो भी हो। सर, पेशेंट के लिए कौन सा रूम? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।